आलोकनाथ जी का दिल बेहद परेशान था। एक ही प्रश्न रह रहकर उनको मथ रहा था। उम्र के इस पड़ाव पर वे दोनों पति पत्नी अकेले किस तरह रहेंगे? कौन भागदौड़ और सेवा टहल करेगा? फिर ब्याज व मकान किराए की सीमित आय, खर्चे कैसे पूरे होंगे? वृद्धावस्था में बीमारियां भी तो लग जाती हैं। बहू बेटों का साथ छोड़कर शायद उन्होंने ठीक नहीं किया, मगर वो भी क्या करते। दोनों बेटों में से एक भी उन्हें मन से रखना नहीं चाह रहा था। दोनों एक दूसरे पर डाल रहे थे। बात बात पर उन्हें जिल्लत झेलनी पड़ रही थी। उनके लिए वहाँ एक एक पल काटना दूभर हो गया था। जब इसी तरह उपेक्षा से रहना है तो अपने घर जाकर क्यों न रहें, जिसे उन्होंने अपने खून पसीने से बनाया था। भले ही अकेले रहकर तकलीफ़ें उठाएंगे, यह एहसास तो रहेगा कि अपने घर में रह रहे हैं। घर की याद आते ही वे बेचैन हो उठे। बड़ी मुश्किल से 19-20 घंटों का लंबा सफ़र तय हुआ। 27-28 वर्ष पूर्व गृह प्रवेश के समय सुख की जो अनुभूति उन्हें हुई थी, उससे 1000 गुना इस वक्त ज़्यादा हो रही थी। आलोक जी का मकान 2 मंजिला था। नीचे की मंजिल में वो स्वयं रहते थे। ऊपर वाला किराए पर उठा दिया था। उनके आने की खटर पटर सुन ऊपर छज्जे में से बिट्टू झांकने लगी। 6 साल की प्यारी सी नन्ही बिट्टू, उनके किराएदार नीतू और विनय की बिटिया। उन्हें देखते ही खुशी से किलक कर वो तालियां पीटने लगी। ओए ओए बाबा आ गए, अम्मा आ गई। वे जब तक आंगन में आते, नन्ही बिट्टू तेजी से भागती सीढ़ियां फलांगती नीचे उतरी और उनसे आकर लिपट गई। पीछे पीछे किलकता उससे छोटा मुन्ना भी था। आलोकनाथ और पार्वती उन दोनों बच्चों को कसकर भींच बच्चों की मानिंद फूट फूट कर रो पड़े। तब तक नीतू व विनय भी आ गए। दोनों की आंखों में आश्चर्य के भाव थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि अम्मा और बाबा तो गए थे अपने बेटों के पास अस्थायी रूप से रहने के लिए, लेकिन इतनी जल्दी वापस क्यों आ गए, और वो भी बिना कोई सूचना दिए, अकेले, एकाएक अपना पूरा सामान लेकर। मगर बाबा अम्मा जिस तरह बिट्टू मुन्ना को चूमते हुए रो रहे थे, नीतू और विनय कुछ न पूछ कर भी सब कुछ ताड़ गए। दोनों उनके समीप आकर बैठ गए और उनके हाल चाल पूछने लगे। आलोकनाथ और पार्वती का जी हल्का होने के बाद नीतू और विनय ने उनका सामान उठाया और ऊपर जीने में चढ़ाने लगे। आलोकनाथ ने सामान नीचे ही रखने का आग्रह किया, पर नीतू और विनय ने स्नेहपूर्वक मना कर दिया कि इतने लंबे सफ़र के बाद थक गए होंगे। वैसे भी नीचे रसोई का पूरा सामान नहीं था। वृद्ध दंपत्ति का हृदय भर आया। वे सब ऊपर आ गए। चाय नाश्ता करते हुए वे आपस में बतियाने लगे। सबसे ज़्यादा चहक रहे थे बिट्टू और मुन्ना। दोनों आलोकनाथ व पार्वती की गोद में इस तरह उछल कूद रहे थे जैसे अपने सगे दादा दादी की गोद में हों। वृद्ध दंपत्ति को ये सब बेहद खुशगवार लग रहा था। पिछले 2.5-3 महीनों में उन्हें उनके अपनों ने जो घाव दिए थे, इन चंद मिनटों में ही उनकी सारी कसक वे भूल गए। मगर नियति ने शायद कुछ और सोच रखा था। इससे पहले कि वे आश्वस्त होकर चैन की सांस लेते, तभी बिट्टू ने बातों के प्रवाह में अपनी ये सूचना दे डाली कि उसके पापा ने एक घर खरीद लिया है, वे अब वहीं जाकर रहेंगे। सुनते ही आलोकनाथ और पार्वती जड़वत रह गए। एक पल को उन्हें सूझा ही नहीं कि इस शुभ उपलब्धि पर वे अपनी प्रतिक्रिया किस तरह व्यक्त करें। एक और सुख की अनुभूति हो रही थी कि उनके निश्चल सेवा भावी किराएदार का सपना पूरा होने जा रहा है। दूसरी ओर दिल भी बैठा जा रहा था कि जिनके सहारे वे अपनी जिंदगी का कुछ हिस्सा काटना चाहते थे, वे ही उन्हें छोड़कर चले जाएंगे। उधर नीतू और विनय अजीब पेशोपेश में पड़ गए थे। अपना घर खरीदने की उन्हें खुशी तो थी। यह जानकारी वे अपने वृद्ध मकान मालिक को देना भी चाहते थे, मगर अपनों से ठुकरा कर आए इन वृद्धजनों की जो नाजुक मनोस्थिति इस वक्त थी, उसे देखते हुए इस बात को वो 1-2 दिन और छिपाना चाहते थे। नीतू ने तो मन ही मन निश्चय कर लिया था
कि भले ही 2-3 माह का किराया और देना पड़े, 4 दिन बाद होने वाला गृह प्रवेश वो आगे बढ़ा देगी। बाबा अम्मा का वो दिल से सम्मान करती थी। उसकी दोनों प्रसूतियाँ अम्मा जी ने स्वयं इसी घर में करवाई थी। हालांकि दोनों बार उसकी सासू माँ गांव से यथा समय आ गई थी, मगर अम्मा जी ने उनके आने से पहले ही सारी तैयारियां करवा दी थी। बाद में भी सगी दादी की तरह वह बच्चों की देखभाल करती रही थी। अब ऐसी स्नेहमयी अम्मा से वो भला एकदम कैसे कह देती कि हम 4 दिन बाद आपको छोड़कर अपने मकान में जा रहे हैं। उसकी आंखों से बरबस आंसू ढुलक पड़े। पथराई सी बैठी अम्मा जी ने जल्दी से अपने मनोभावों को नियंत्रित किया। बिट्टू के शुभ समाचार देने के साथ ही वो सोफे से उठी और आगे बढ़कर नीतू को वात्सल्य से भींच लिया। अरे पगली, ऐसी खुशखबरी ऐसे रोते हुए देते हैं। साथ ही उन्होंने बटुए से 100 का नोट निकाल उसके हाथों में जबरदस्ती ठूंस दिया। बाबा ने भी विनय व बच्चों को बधाई के रुपए दिए। विनय और नीतू के गले रुलाई से भर आए। अगले दिन पाँव फटने से पहले ही अम्मा जी उठ गई। नीचे आकर वो अपने बंद घर की साफ सफाई करने लगी। खटर पटर सुनकर विनय व नीतू भी आ गए और अम्मा जी के काम में हाथ बटाने लगे। उनका यह अपनत्व देख अम्मा जी का हृदय भर आया। अम्मा जी अपनी रसोई भी आरंभ करना चाह रही थी, मगर नीतू ने अधिकार पूर्वक मना कर दिया। रसोई का लगभग सारा सामान बाजार से लाना था। बाबा तुरंत फुरंत अकेले इतनी भागदौड़ कैसे करेंगे? विनय के सहयोग से 2-3 दिनों में सारा इंतजाम हो जाएगा। तब तक अम्मा बाबा उन्हीं के संग भोजन करें। वैसे भी अम्मा जी के हाथ का जायकेदार भोजन किए 3 महीने बीत गए थे। बिट्टू तो रोज मुंह फुलाती थी, अम्मा जी जैसी सब्जी आप क्यों नहीं बनाती मम्मी? आखिर अम्मा जी को हार माननी पड़ी। दोपहर का भोजन कर बाबा अम्मा नीचे आराम करने चले गए। विनय 10 बजे बैंक जा चुका था। बिट्टू भी स्कूल गई थी। मुन्ना को थपकी देती नीतू सोच में डूब गई। रह रहकर बाबा अम्मा जी के भावी जीवन की त्रासदी की कल्पना उसे झकझोर देती। कैसे रहेंगे वे दोनों? क्या बीत रही होगी इस वक्त उन दोनों के दिलों पर? जिन बेटों को पाल पोस कर इतना बड़ा किया वे ही पराये हो गए। उनके खर्चे कैसे चलेंगे? रिटायर होने के बाद उनकी आय के साधन ही क्या थे? पीएफ ग्रेच्युटी का कुछ भाग वे पिछले वर्ष बड़ी पोती की शादी में खर्च कर चुके थे। शेष बचा फंड अन्य पोते पोतियों के नाम कर दिया था। अपने लिए उन्होंने कुछ नहीं बचाया। मुश्किल से 70-80 हजार रुपयों की एफडी थी बैंक में, और था ये मकान। एफडी के ब्याज और मकान के किराए से कैसे चलेगा उनका खर्च? हमारे जाने के बाद पता नहीं कैसे किराएदार आए। यदि हमारी तरह घर जैसा समझने वाले ना आए तब? अम्मा बाबा की बीमारी में सेवा टहल कौन करेगा? सोच सोच कर नीतू का कलेजा मुंह को आने लगा। नीतू को बेटी समझकर रखा था अम्मा बाबा ने। दरअसल उनकी स्वयं की बेटी का नाम नीता था। नाम की इस समरूपता ने बाबा अम्मा को कुछ ज़्यादा ही जोड़ दिया था नीतू से। अब ऐसे स्नेहिल माता पिता को छोड़कर वे कैसे चल दें? तभी नीचे सफारी के रुकने की आवाज़ आई। गांव से उसके सास ससुर आने वाले थे। नीतू उठी और आंसू पोंछती पोंछती नीचे आई। माँ बाबूजी ही थे। नीतू की उड़ी रंगत देख वे घबरा गए। नीतू ने हाथ के इशारे से चुप रहने का संकेत किया। ऊपर आकर उन्हें सब हाल कह सुनाया। सुनकर उन्हें गहरा सदमा लगा। बाबा को अपना बड़ा भाई मानने लगे थे बाबूजी। बाबा अम्मा की आत्मीयता देख माँ बाबूजी निश्चिंत रहते थे। गांव में रहते हुए उन्हें अपने बेटे बहू की चिंता करने की कभी ज़रूरत महसूस नहीं हुई। उन्होंने फौरन निर्णय लिया, विनय उस मकान को बेच देगा और यहीं रहकर बाबा अम्मा की सेवा करेगा। बाबा को जब इस निर्णय की जानकारी हुई, उन्होंने इसका विरोध किया। उन्होंने समझाया, गहने और मकान बनवा लिए तो बन जाते हैं, वरना योजनाएं ही बनती रहती हैं। इसलिए भावनाओं में बहकर अब हो रहे कार्य को टालो मत। बाबा की दूरंदेशी भरी सलाह के आगे सबको झुकना पड़ा
और विनय के गृह प्रवेश का कार्य हो गया। विनय अपने घर चला गया। वह तो 2-3 माह बाद जाना चाहता था, पर बाबा अम्मा ने समझाया, गृह प्रवेश के बाद घर सूना नहीं छोड़ते। बाबा का घर खाली हो गया। उस पर किराए से देना है कि तख्ती लग गई। पूरे 7-8 वर्षों बाद लगी थी ये तख्ती। विनय के जाने के बाद बाबा अम्मा को बेहद सूनापन लगने लगा। एक सहारा था उससे। पता नहीं अब जो किराएदार आए उनका स्वभाव कैसा हो। बाबा रोज अगले किराएदार का इंतजार करते। सुबह से शाम हो जाती, पर कई दिन तक एक भी किराएदार नहीं आया। अब उन्हें घबराहट होने लगी। एफडी के ब्याज के बामुश्किल 500 रुपये मिलने वाले थे। यदि कोई किराएदार नहीं आया तब अगले माह का खर्च कहाँ से निकलेगा। इस किराए की आमदनी का ही तो सहारा था उन्हें। पास की नकदी अब चुकने लगी थी। बचत खाते में भी कोई विशेष रकम नहीं थी। तो क्या अगले माह एफडी तोड़वानी पड़ेगी। सोच सोच कर वे परेशान हो जाते। उनकी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगता। कितनी भारी गलती कर बैठे थे वे। उनके एक सहयोगी मित्र ने समझाया भी था, जमाना बहुत खराब है आलोक जी। माँ बाप को अपनी मुट्ठी बंद रखने का दौर आ गया है। सब कुछ बच्चों के नाम मत करो। घबरा कर वे ऊपरी मंजिल में आए। खाली कमरे भाएं भाएं कर रहे थे। उन कमरों में घूमते हुए, उसकी दीवारों पर हाथ फेरते हुए उन्हें वे दिन याद आ गए जब वो अपने सपनों के इस घर को बनवा रहे थे। इसकी एक एक ईंट उनकी जानी पहचानी थी। इसे बनवाते समय कितने रंगीन सपने देखे थे उन्होंने। दोनों बेटे बड़े होंगे, उनकी शादियां होंगी, नीचे एक बेटा रहेगा, ऊपर दूसरा। कितना अच्छा लगेगा उस वक्त। पूरा घर गुलजार रहेगा। उनका बुढ़ापा चैन से कट जाएगा। नंगे फर्श पर बैठ वो फपक फपक कर रो पड़े। बुढ़ापे में ये दिन भी देखने थे। नीचे किसी कार के रुकने की आवाज़ आई। आंसू पोंछकर वो फुर्ती से उठे और भागकर गैलरी में आए। बेटी नीता और दामाद अतुल कार से उतर रहे थे। बेटी दामाद को देखते ही उनका जी हरा हो गया। उनकी बूढ़ी थकी रंगों में जान आ गई। जवानी की सी चपलता से वो दौड़ते हुए नीचे आए। पार्वती जी तब तक द्वार खोल चुकी थी। नीता अंदर आई। माता पिता की दयनीय हालत देख उसका कलेजा मुंह को आ गया। हाय, 3 माह में ही बेचारे कितने बुढ़ा गए हैं। नीता को अपनी रुलाई रोकना दुश्वार हो गया। उसे तो मालूम ही नहीं था कि अम्मा बाबा यहाँ आ चुके हैं। कल उनसे बात करने के लिए उसने बड़े भैया के घर फ़ोन लगाया। भाभी से मालूम पड़ा बाबा अम्मा का मन नहीं लग रहा था तो वो वापस चले गए। रो रो कर नीता का बुरा हाल हो गया। 3 माह में कम से कम 6 बार उसने फ़ोन पर बात की थी। अम्मा बाबा ने एक बार भी इशारा नहीं किया। कैसे करते बेटी। बाबा का गला रुंध गया। जब रहना उन्हीं के संग था, कैसे करती शिकायत। यहाँ आने के बाद तो करते। अब कैसे कहें बाबा, कैसे बतलाएं अपनी दुर्दशा। आज महज 1 रुपया खर्च करने से पहले भी कई बार सोचना पड़ रहा है उन्हें। दूध तक तो बंद कर दिया है। सब्जी भी कंजूसी से खाते हैं। कितने आशंकित मन से जी रहे थे वे दोनों। एक ही चिंता खाए जा रही थी, कहीं अगले माह एफडी न तोड़वानी पड़े। अतुल की तो क्रोध से मुट्ठियां भिज गई। जेब से मोबाइल निकाल लिया। अभी लताड़ता हूँ दोनों को। नीता ने रोक दिया। जाने दो, क्या फ़ायदा ऐसे निठल्लों से कुछ कहने का। माता पिता के प्रति लेस मात्र भी दर्द होता तो क्या इस तरह व्यवहार करते। अतुल कसमसा कर रह गया। नीता रसोई घर में गई। वहाँ एक सरसरी नज़र डालते ही सब ताड़ गई। पलटकर उसने आंखों ही आंखों में अतुल को इशारा किया। अतुल भी सब समझ गया। वह तुरंत बाहर निकल गया। बाबा अम्मा कनखियों से ये सब देख रहे थे। बेटी दामाद का मंतव्य भांपते ही वे संकोच में पड़ गए। हाय, उनकी रसोई का खर्च एक दिन बेटी उठाएगी। ऐसी बदहाली की कल्पना तो उन्होंने सपने में भी नहीं की थी। बुढ़ापा कैसे कैसे दिन दिखला रहा है। शर्मिंदगी से वह व्याकुल हो उठे।
अलमारी में 300 रुपये पड़े थे। देने के लिए वो उठकर दरवाजे की ओर लपकी। नीता ने हाथ पकड़कर वापस बैठा दिया। कहाँ भागे जा रहे हो? कहीं रेस लगानी है? बेटी, बाबा का चेहरा एकदम कातर हो गया। दामाद जी पैसे लेकर तो गए ही नहीं। आप भी बाबा, नीता ने थोड़ा झुलझुला कर कहा। क्या अतुल आपके बेटे नहीं हैं? हैं, क्यों नहीं, लेकिन बेटी जरा सोच, दामाद से ये सब अच्छा लगेगा हमें? और घुट घुट कर मन मार कर रहते हुए अच्छा लग रहा है आपको? नीता का गला रुंध गया। इन पुराने रिवाजों को छोड़ो बाबा। दो दो कमाऊ बेटे जब मुंह मोड़ लें तो क्या बेटी दामाद भी आंख कान बंद करके बैठ जाएं? छोड़ दे माता पिता को लावारिसों की तरह। चाय नाश्ता करवा कर नीता रसोई बनाने लगी। अतुल और बाबा अम्मा भी वहीं बैठकर हाथ बटाने लगे। अतुल बाबा अम्मा को अपने संग चलने के लिए मनाने लगा। बाबा अम्मा संकोच में पड़ गए। बेटी के घर रहने की कल्पना वो कैसे कर सकते थे? उन्होंने दबे स्वर में अपनी लाचारगी जाहिर की। उनकी मनोदशा समझकर अतुल ने फिर और जिद नहीं की। वो एक दूसरी योजना पर विचार करने लगा। यदि यह योजना सफल हो गई तो बाबा अम्मा पूरे मान सम्मान से रह सकेंगे। इसमें उसे विनय का पूरा सहयोग चाहिए था, विशेषकर नीतू का। नीतू को ही अधिक समय देना पड़ेगा इसमें। भोजन करने के उपरांत वह विनय से मिलने चला गया। 6 माह बीत गए। दोपहर के 1 बज रहे थे। बाबा अम्मा बेहद व्यस्त थे। तभी बाहर एक रिक्शा रुका। रिक्शे में बाबा के बड़े बेटे बहू प्रकाश और सरिता थे। सरिता अपनी भेदी नज़रें चौराहे से ही घर पर गड़ा दी थी। रिक्शा रुकने के साथ ही उसने घर का जायजा ले लिया। बाहर ढेर सारे स्कूटर, मोटरसाइकिलें, अंदर लोगों की चहल पहल। यदि पहले से उसे यह जानकारी नहीं होती कि बाबा ने ढाबा खोल लिया है तो घर पर लोगों की भीड़ देख वो यही समझती कि सास ससुर में से कोई एक खिसक गया है। ईर्ष्या से उसने दांत पीस लिए। पास बैठा प्रकाश भी चोर नज़रों से सब ताड़ रहा था। पिछले 5 महीनों में उसने एक बार भी माता पिता की खोज खबर नहीं ली थी। वो आज भी यहाँ नहीं झांकता, मगर पिछले हफ्ते एक रिश्तेदार के यहाँ शादी में किसी परिचित ने उसे जानकारी दी कि उसके बाबा रिटायर्ड लाइफ में भी भरपूर कमाई कर रहे हैं, सर्विस लाइफ से भी ज़्यादा। उसे सहसा विश्वास नहीं हुआ था। सरिता की छाती पर तो जैसे सांप लौट गया था। ऐसा कौन सा तीर मारा होगा बुढ़ऊ ने? कहीं मकान बेचकर ऐश तो नहीं कर रहे बुढ़े बुढ़िया? हिस्सा हमारा भी है उसमें। सरिता ने तुरंत मोबाइल पर अपनी माई की बात की और सारी जानकारियां जुटाने को कहा। 4-5 दिन में उसके भैया ने हैरत अंगेज जानकारियां दी। बाबा ने ऊपरी मंजिल पर दर्जन भर लड़कों का छात्रावास बना दिया, नीचे मेस चालू कर दी। इन छात्रों के कारण मेस में 20 और छात्र आने लगे। विनय के परिचय की वजह से बिना परिवार के रहने वाले बैंक कर्मी और अन्य लोग भी। ढाबा ही खोल लिया बाबा ने। टिफ़िन सर्विस भी है। 200 से ज़्यादा परमानेंट मेंबर बन गए हैं। 200 मेंबर? प्रकाश की आंखें आश्चर्य से 2 सेंटीमीटर फैल गई। यदि प्रति मेंबर कमाई 100 रुपये भी हो तो महीने के 20,000। बाप रे, वो स्वयं महीने के 15,000 कमाता था। सरिता गर्दन तान कर रिश्तेदारों में इसका बखान करती थी, मगर बाबा की कमाई तो इस बुढ़ापे में। हाय हाय, उसके अंग अंग में ईर्ष्या की आग लग गई। उसका युवा पुत्र मोनू साल भर से अपना व्यापार जमाने का यत्न कर रहा था। 2-3 लाइनें बदल ली थी, सफलता दूर दूर तक नजर नहीं आ रही थी। उल्टे 35-36 हजार रुपयों का घाटा हो गया था। प्रकाश के स्वार्थी जहन में फौरन एक स्कीम आई। क्यों ना मोनू को बाबा के साथ फिट कर दिया जाए। वैसे भी बाबा को सहारे की ज़रूरत होगी, थक जाते होंगे बेचारे। निर्णय लेने में फिर उसने 1 मिनट की भी देरी नहीं की। सरिता को साथ लेकर वो तुरंत यहाँ आ धमका। रिक्शे से उतरकर दोनों लोहे के गेट तक आए। अंदर का दृश्य साफ दिख रहा था। बड़े हॉल को बाबा ने भोजन कक्ष बना दिया था। देसी ढंग से नीचे बैठकर
ग्राहक भोजन ग्रहण कर रहे थे। बाबा की आवाज़ बाहर तक आ रही थी। बाबा पारिवारिक वात्सल्य से आग्रह कर करके ग्राहकों को भोजन करवा रहे थे। वे घूम घूम कर पड़ोसियों को निर्देश भी दे रहे थे। तभी एक नौकर की नज़र प्रकाश और सरिता पर पड़ी। अंगोछे से हाथ पोंछता वो इनकी ओर लपका। करीब आकर उसने पूछा, भोजन करना है? फिर सूटकेस आदि देखकर उसने कहा, लेकिन साहब, हमारे यहाँ ठहरने की व्यवस्था नहीं है। ठहरने के वास्ते आपको किसी होटल में। अबे, गुस्से से प्रकाश ने दांत पीसे। बेवकूफ़, हमें पहचानता नहीं? हम यहाँ के मालिक हैं। मालिक? होठों में बुदबुदा कर वो सिर खुजाने लगा। मालिक तो अंदर बैठे हैं। फिर फूल गोभी के कीड़े की तरह ये कौन एकाएक प्रकट हो गया? प्रकाश ने गुर्रा कर उसे सामान उठाने का हुक्म दिया। नौकर अनसुना करके खड़ा रहा। तभी अंदर से बाबा की आवाज़ आई, नीलचंद, पानी लाना बेटा। जी लाया बाबा। नीलचंद बिना सामान उठाए अंदर भागा। प्रकाश सामान उठाने का निर्देश देता रह गया। इस अपरोक्ष अपमान ने प्रकाश का चेहरा लाल कर दिया। इच्छा हुई अभी अंदर जाकर इस चंदू को तड़ातड़ 2-4 थप्पड़ जमा दे। तभी उसे ध्यान आया कि फिलहाल गरज उसकी है और यह नौकर बाबा का है। बाबा के नौकरों को डांटने पर बाबा नाराज हो सकते हैं। दोनों बरामदे में आकर ठिठक गए। घर में प्रवेश पहले बड़े हॉल से करते थे। वहाँ ग्राहक भोजन कर रहे थे, इसलिए उधर से जाना उचित नहीं रहेगा। जूते चप्पल उतार कर वे साइड वाले छोटे कमरे में आए। बाबा ने उसे ऑफिस बना दिया था। कमरे में कोई नहीं था। इस कमरे में अंदरूनी द्वार से वे गलियारे में आए। तभी बाबा अम्मा ने उन्हें देख लिया। बाबा और अम्मा से नज़र मिलते ही प्रकाश और सरिता अपने होठों पर गज भर की मीठी मीठी आत्मीय मुस्कान बिखेर ली और बेटे ने आगे बढ़कर आदरपूर्वक अपने माता पिता के चरण स्पर्श किए। बाबा अम्मा मन ही मन मुस्कुरा दिए। बहुत मान सम्मान उमड़ रहा है बूढ़े बुढ़िया पर। सरिता उन्हें यही संबोधन देती थी। वैसे उन्होंने प्रकाश और सरिता को रिक्शे से उतरते ही देख लिया था। जानबूझकर वे अपने आप को व्यस्त दिखलाते रहे। उनके प्रणाम करने पर बाबा अम्मा ने भाव शून्य चेहरे से आशीर्वाद दिया। फिर कुशल क्षेम की 2-3 बातें पूछकर औपचारिकता निभाई और अपने काम में व्यस्त हो गए। बाबा हॉल में चले गए, अम्मा किचन में। रह गए प्रकाश और सरिता। उन्हें सूझ नहीं रहा था कि अपना सामान घर के किस कोने में रखें, स्नान आदि कहाँ करें। अपने ही घर में वे उपेक्षित से खड़े थे। अचानक सरिता को वे दिन याद आ गए जब अम्मा बाबा उसके घर रहने के लिए आए थे। दोनों बूढ़े इंसान अपने ही पुत्र के घर में किस तरह टुकुर टुकुर बेबसी से अपने आप में सिमटे दुबके रहते थे। धरती का बोझ बोलता था प्रकाश उन्हें। 3-4 मिनट बीत गए। बाबा अम्मा नौकर किसी ने भी उनकी ओर ध्यान नहीं दिया। आखिरकार प्रकाश अम्मा के पास गया। अम्मा, तैयार होने के लिए हम ऊपर जाते हैं। ऊपर तो कॉलेज के लड़के रहते हैं, अभी तो उनकी परीक्षाएं चल रही हैं। फिर प्रकाश ने याचक दृष्टि अपनी जननी पर टिका दी। अम्मा ने नीलचंद को इशारा किया। नीलचंद उन्हें किचन के बाजू वाले कमरे में ले गया। 4-5 माह पूर्व जब बाबा अम्मा प्रकाश के घर रहने गए थे, सरिता किचन में झांकती तक नहीं थी। बेचारी अम्मा अकेली खटती रहती। मगर आज अम्मा के घर सरिता को किचन में जाने की बहुत जल्दी हो रही थी। आधे घंटे में नहा धोकर वो किचन में पहुंच गई। अम्मा जी उस वक्त वहाँ 2 नौकरों से टिफ़िन भरवा रही थी। सरिता बिना कहे नौकरों के संग काम करने में जुट गई। अम्मा जी ने इसरार भी किया कि यहाँ का काम तुम्हें समझ नहीं आएगा, मगर सरिता ने उनकी बात को अनसुना कर दिया और सुघड़ बहू की तरह सास के काम में हाथ बटाती रही। भोजन बनाने वालियों के संग रोटियां बेलने में भी उसे संकोच नहीं हुआ। अम्मा मन ही मन मुस्कुराकर स्टोर रूम की तरफ चली गई। सरिता रसोई वाली बाइयों के संग बतियाते हुए फटाफट हाथ चलाने लगी। तभी अचानक उसके कान खड़े हो गए। बाहर से प्रदीप और नीलम की आवाज़ आ रही थी।
देवर देवरानी की आवाज़ सुनते ही वो चौंक पड़ी। तुरंत गर्दन उचकाकर गलियारे में झांका। प्रदीप और नीलम गलियारे में बतियाते हुए आ रहे थे। उनको देख सरिता सकते में आ गई। ये दोनों भला क्यों आए? कहीं इनकी भी कोई प्लानिंग तो नहीं है? इनके सौमित्र ने इसी वर्ष ग्रेजुएशन किया है। आशंका से सरिता की सांस जहाँ की तहाँ थम गई। प्रदीप और नीलम उसे अपना दुश्मन नंबर 1 नजर आने लगे। इधर रोटी बेल रही शांतिबाई ने बतलाया, दोनों कल शाम को आए थे, अभी कॉलोनी में मेहता जी से मिलने गए थे। सुनते ही सरिता का तनाव बढ़ गया। कल शाम से आई है ये नीलामी की बच्ची? पता नहीं कौन कौन सी पट्टी पढ़ा दी होगी इसने अम्मा जी को। बाबा अम्मा शायद इसी वजह से कुछ खींचे खींचे से हैं। सरिता के लिए फिर एक पल ठहरना भी दुश्वार हो गया। वो देवर देवरानी से मिलने का बहाना बनाकर तुरंत किचन से बाहर आई। उसे यूं एकाएक प्रकट हुआ देख प्रदीप और नीलम बुरी तरह सकपका गए। भैया भाभी कब आ गए? इनके आने के बारे में तो बाबा अम्मा ने कोई जिक्र ही नहीं किया था। कहीं बाबा से कोई साठ गांठ तो नहीं कर ली है भैया ने? आशंका से प्रदीप की खोपड़ी में खतरे के सायरन बजने लगे। उसी समय प्रकाश नहा धोकर कमरे से निकला। गलियारे में अपने छोटे भाई को देखते ही वो तनावग्रस्त हो गया। उफ, ये क्यों आ गया? मेरी योजना में कहीं पलीता न लगा दे। दोनों भाई एक दूसरे के प्रतिद्वंदी बन गए। दोनों को एक दूसरे की उपस्थिति खलने लगी। अपने मन की दुर्भावनाओं को छिपाकर वे मुस्कुराते हुए मिले जरूर, मगर अंदर ही अंदर वे अपने अपने जाल बुनने लगे। दोपहर का 3 बज गया। वे सब भोजन करने बैठे। खाते हुए प्रकाश का ध्यान बार बार घर की बदली हुई काया की ओर जाता। बाबा का स्टैंडर्ड काफ़ी ऊंचा हो गया था। बेटों के घर जाने से पूर्व बाबा ने अपना फ़ोन कटवा दिया था। बंद घर में फ़ोन रखकर वो क्या करते? आज उनके पास 2-2 फ़ोन थे, मोबाइल भी था। उनके फ़ोन लगातार घनघना रहे थे। बाबा के यहाँ लंच पैक की सुविधा भी थी। अधिकांश फ़ोन उसी के लिए आ रहे थे। खाना खाते हुए प्रकाश मन ही मन हिसाब लगाने लगा। बाबा कम से कम 1000 रुपये रोज़ छाप रहे थे। खाना खाने के दौरान बाबा ने नीतू को बैंक भेज दिया। उसके साथ ऊपर छात्रावास में रहने वाला सौर्य भी था। जब तक इनका भोजन होता, नीतू बैंक से 70,000 रुपये लेकर आ गई। बाबा ऑफिस में आए। थोड़ी देर में 3 व्यापारी आ गए। बाबा ने पहले ही फ़ोन कर दिया था। नीतू ने उन व्यापारियों का हिसाब निकाला। कोने की एक कुर्सी पर बैठा प्रकाश ये सब देख रहा था। घी तेल के व्यापारी को बाबा ने करीब 17,000 रुपये का भुगतान किया। प्रकाश फटी फटी आंखों से देखता रह गया। उसका वेतन 15,000 रुपये माहवारी था, यानी उसकी पगार से ज़्यादा रुपए का भुगतान बाबा एक एक व्यापारी को कर रहे थे, और ये भुगतान मात्र 20 दिनों की सप्लाई का था। प्रकाश का कंठ सूख गया। कितनी भारी तरक्की कर ली है बाबा ने इस बुढ़ापे में। उसने चापलूसी करते हुए अपने पिता की तारीफ की। बाबा हौले से मुस्कुरा दिए। सब दामाद जी की कृपा है। अतुल ने ही दिया था इसका आइडिया। अतुल का भतीजा IIT की तैयारी करने के लिए कोटा गया था। वहाँ वो एक परिवार में पेइंग गेस्ट बनकर रहा। कोटा में आजकल बहुत से मकान मालिक छात्रों को अपने घरों में रहने के साथ साथ भोजन की सुविधा भी देते हैं। घर जैसा माहौल, घर जैसा भोजन। छात्रों की पढ़ाई बहुत अच्छी तरह होती है। अतुल ने बाबा को यही कार्य करने की सलाह दी। बाबा अम्मा हिचकिचाए कि भला इस बुढ़ापे में वे इतनी भाग दौड़ कैसे करेंगे। अतुल ने मुस्कुराते हुए आश्वासन दिया कि सब हो जाएगा, बस आप मैनेजमेंट संभाल लेना। अतुल पूरे 2 सप्ताह रहा। इधर उधर भाग दौड़ कर उसने 12 कॉलेज छात्रों का चयन किया। ये छात्र अभी तक छोटे छोटे से एक एक कमरे में रह रहे थे। बाबा के घर उन्हें अच्छा खुला माहौल मिला। मनोरंजन के लिए नीचे बाबा के पास टीवी देखने आ जाते। बाबा के यहाँ उन्हें एक भारी फ़ायदा और था। गांव से आने वाले उनके रिश्तेदार उनके साथ ठहर जाते। उनके होटल के खर्चे बच जाते। छात्रों के चयन में अतुल ने विशेष ध्यान रखा।
4 छात्र मेडिकल के थे। ज़रूरत पड़ने पर वे बाबा और अम्मा को डॉक्टरी सहायता भी तुरंत उपलब्ध करवा देते। कुछ छात्र कॉमर्स कॉलेज के थे। उनका कॉलेज सुबह रहने से घर में दिन भर चहल पहल रहती थी। मेस के लिए विनय ने 2 भोजन बनाने वाली बाइयों का इंतजाम कर दिया। अम्मा के हाथ की रसोई बहुत स्वादिष्ट बनती थी। अम्मा सिर्फ मसाले निकालने व छौंक लगाने का काम करती, बाकी सारा काम दोनों बाइयां संभालती। शुरू में मेस सिर्फ उन 15 छात्रों के लिए प्रारंभ हुई थी, लेकिन जब उन छात्रों के अन्य मित्रों ने भी वहां भोजन किया तो वे भी अम्मा के पास रोज गुहार करते, दादी माँ, हमें उधर होटल का खाना अच्छा नहीं लगता, पेट खराब हो रहा है। आपके यहाँ घर जैसा खाना मिलता है, प्लीज़ दादी माँ। उनके अनुरोध के आगे बाबा अम्मा को झुकना पड़ा। छात्र बढ़ते गए, काम बढ़ता गया। नीतू इस बीच वहाँ से जा चुकी थी। कमरे में बाबा के अलावा और कोई नहीं था। प्रकाश असली मुद्दे पर आया। बातों की एक योजना बना। उसने अपनी नज़रें बाबा के चेहरे पर गड़ा दी। अकेले इतना सारा काम संभालने में आपको दिक्कत आती होगी। कोई दिक्कत नहीं, बाबा ने बात पूरी होने के पूर्व ही काट दी। ऊपर रहने वाले सभी लड़के उन दोनों का बहुत ध्यान रखते थे। अपने दादा दादी की तरह बाबा अम्मा की सेवा करते थे। उन लड़कों के कारण ही बाबा की मेस का कारोबार बढ़ता गया था। बाबा अब उनसे खाने रहने का आधा पैसा लेते। लड़के भी उन्हें दिलो जान से चाहने लगे थे। बाबा अम्मा को इस उम्र में भला और क्या चाहिए था। शक पकाए प्रकाश से कुछ कहते नहीं बना। थोड़ी देर की चुप्पी के बाद उसने एक बार फिर गोटी फेंकी। लेकिन बाबा, रुपयों का लेन देन, हिसाब किताब, इन कामों के लिए घर का व्यक्ति होना जरूरी है। नीतू है ना, विनय भी सहयोग करता है, मुझे देखने की जरूरत ही नहीं पड़ती। क्या मतलब? प्रकाश ने शंका का तीर छोड़ा। आप हिसाब किताब का भी चेक ही नहीं करते? क्या ज़रूरत है? विनय स्वयं बैंक में बड़े बड़े हिसाब देखता है। फिर भी बाबा, आखिरकार वो एक पराया। कौन कहता है कि वो पराया है? बाबा ने अपनी कठोर नज़रें उसके चेहरे पर गड़ा दी। इस बुढ़ापे में मुझे किसने सहारा दिया? उसी ने तो। बाबा की आंखें सुलगने लगी। 2-3 क्षणों की खामोशी के बाद उन्होंने रूखे स्वर में कहा, तुम लोग क्या सोचते हो? ये सारा कारोबार मैंने जमाया है, मैंने मेहनत और भाग दौड़ की है। वे प्रकाश को घूरते रहे, फिर उठकर टहलने लगे। सिर्फ स्कीम बना देने से कोई कारोबार सफल नहीं हो जाता। उसके लिए पूंजी लगती है, मेहनत और भाग दौड़ करनी पड़ती है। मेरे पास पैसा बचा था क्या? इस उम्र में रसोई का इतना सारा सामान रोज़ रोज़ ले आता। रोज़ सवेरे सब्जी ले आता, काम वालों का इंतजाम कर लेता। और बाबा ने अतुल की तारीफ करते हुए बतलाया कि अतुल ने जब विनय को योजना बताई तो विनय तुरंत तैयार हो गया। वो बाबा अम्मा की सेवा हर हाल में करना चाहता था। बैंक से ताबड़तोड़ लोन दिलवा दिया। गांव से उसके बाबूजी ने 2 भोजन बनाने वाली बाइयां भेज दी। विनय के बैंक में सैकड़ों व्यापारियों के खाते थे। थोक व्यापारियों के यहाँ से घी, तेल, अनाज, मसाले सब आ जाते। सब्जी मंडी के दलालों व व्यापारियों से भी विनय की बहुत पहचान थी। कारोबार जमाने के लिए विनय ने 10-12 दिनों की छुट्टी ले ली। सारी मेहनत तो विनय नीतू की ही थी। फिर क्यों न विश्वास रखूं इन दोनों पर। फिर कमरे से निकलते निकलते बाबा ने असली तीर छोड़ा। तुम सगों ने तो हमें खाली हाथ अपने अपने घरों से भगा दिया था। ये विनय ही है जिसने हमें संभाला। हमारा असली बेटा तो यही है और हमारे कारोबार का आधा भागीदार भी। प्रकाश और प्रदीप सिर झुकाए बैठे रहे। अपनी खुदगर्जी के कारण जो अंधेरा उन्होंने अपने असहाय वृद्ध माता पिता के जीवन में कर दिया था, उसकी कालिमा कलंक बनकर उनकी खुद के चेहरों पर ही पुत गई थी। तो बस आज की कहानी में इतना ही। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नई कहानी के साथ। धन्यवाद।